दो राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि जो रिजर्वेशन वीमेन के लिए होगा वो स्टेट स्पेसिफिक होगा। ये जो बिल हम आज पारित कर रहे हैं वो स्टेट स्पेसिफिक नहीं है। ये पूरा देश भर में 1/3 रिजर्वेशन होगी हमारे लोकसभा में। तो इसमें क्या होगा, मेरा ये संशय है, इसको अगर दूर कर सकते हैं, कर सकते हैं हमारे मंत्री महोदय तो आसान होगा। संशय ये है सर कि कुछ स्टेट में ज़्यादा महिलाएं चुन के आएंगे या रिजर्व रहेगी और कुछ स्टेट में ये कम होगा। तो इसके लिए कुछ प्रावधान आप करेंगे या डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ये छोड़ देंगे, इसके बारे में कुछ स्पष्टता इस विधेयक में नहीं है। भर्तृहरि मेहताब साहब ने जो विषय उठाया वो आर्टिकल 332A, जिसमें हम 332 में जो 332A जोड़ रहे हैं, रिजर्वेशन सीट इन असेंबलीज, इसमें मेरा यह कहना है भर्तृहरि साहब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम 33% आरक्षण कर रहे हैं। सीट जितनी होगी, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं 200, तो 66 हो जाएगी महिलाओं के लिए। अगर कभी 300 हुई तो 99 हो जाएगी। तो ये हम ये सबके लिए। गृह मंत्री जी, मेरी समझ है ये काम डिलिमिटेशन कमीशन ही करेगा। सीटें कौन राज्य में कितनी होगी और कौन सी होगी, ये सारा काम डिलिमिटेशन करेगा। इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन को दिया गया है, जिससे निष्पक्ष रूप से क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत, सार्वजनिक सुनवाई के तहत ये चीज़ों को तय किया जाए, बिन राजकीय रूप से होगा और पारदर्शी तरीके से। माननीय सदस्यगण, इसके पहले कि मैं विधेयक को विचार किए जाने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूं, मैं सभा को ये सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मत विभाजन द्वारा होगा। चूंकि इस सदन में डिवीजन नंबर अभी आवंटित नहीं किए गए हैं, अतः मतदान पर्चियों के वितरण द्वारा होगा। लाबियां खाली कर दी जाए। डिवीजन नंबर भी इसलिए आवंटन नहीं हुआ था कि आपके दलों ने अभी हमें आवंटन करके नहीं दिया था, इसलिए। तो नारी शक्ति वंदन विधेयक जिसको लेकर के चर्चा शुरू हुई 10 बजे से लेकर के, और अब जाकर के मतदान होगा, और लोकसभा स्पीकर की तरफ से बताया गया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इस वजह से इस पर मतदान होगा। और अभी नया संसद है, इस वजह से पर्चियों के जरिए मतदान किया जाएगा। उस प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इस पूरी चर्चा को जब आप देखेंगे, 10 बजे से शुरू हुई इस चर्चा में 60 सांसदों ने हिस्सा लिया। पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी अपनी बातों को रखा, और हमें इस खास तौर से विधेयक को लेकर के अलग अलग पहलू जो देखने और सुनने को मिले, उसमें 2 बातें बहुत प्रमुखता के साथ सामने सुनाई दी। पहला, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण को लेकर के एक तरफ से विपक्ष ने सवाल उठाए, और दूसरा बड़ा मुद्दा था टाइमिंग को लेकर के कि इसी वक्त इस विधेयक को क्यों लेकर आया गया। बहरहाल इस सब के बीच में तमाम तरीके के तथ्य रखे गए हैं सामने। सरकार ने अपने अपने तमाम जो फैक्ट्स थे उनको सामने रखा। कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब खासतौर से गृह मंत्री ने स्पष्ट किए हैं, और निश्चित तौर पर अभी स्पष्टता और धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन इतनी स्पष्टता ज़रूर है कि 2026 में डिलिमिटेशन के बाद ही ये एक तरीके से इसकी सही मायने में शुरुआत होगी। और ये कहा जा रहा है कि 2029 में जा करके ये विधेयक सही तौर पर इसका अमलीजामा हो पाएगा या फिर ये ज़मीन पर आ पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी की जो प्रक्रिया है उसमें इतना है कि लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा से पास होने के बाद में इसको राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। तो हम उस महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं
जिस पे जो भारतीय राजनीति की व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव भी है। आज इस बिल पर संसद में जोरदार बहस हमने देखी, लेकिन शाम होते होते जब विपक्ष की ओर से माइक राहुल गांधी और सरकार की ओर से मोर्चा गृह मंत्री अमित शाह ने संभाला, तो संसद में जो तापमान था वो काफ़ी हाई हो गया। आपको तेज़ी से चढ़ते इस तापमान के बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो संसद में प्रक्रिया चल रही है मतदान को लेकर के, वो तस्वीरें आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं। इस वक्त पर्चियों के ज़रिए ये मतदान होगा, क्योंकि नई संसद है और उसमें व्यवस्था अभी पुरानी संसद वाली नहीं है। इसलिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि पर्ची के ज़रिए ही मतदान किया जाएगा। राहुल गांधी और सरकार की ओर से, जो मैं आपको पहले बता रहा था, जब गृह मंत्री ने मोर्चा संभाला संसद में, तब किस तरीके से अचानक टेम्परेचर बढ़ गया था संसद का। इससे पहले महिला सांसदों के बीच भी तीखे तर्क वितर्क हुए। हम आपको सब दिखाएंगे कुछ मिनट में। संसद का पूरा ग्राउंड अप आपको एक बार राउंड अप करके भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह की बात, जिन्होंने आज पूरे तथ्यों के साथ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे हर सवाल का जवाब दिया। विपक्ष की नीति और नीयत पर चोट करते हुए ये समझाया कि आज तक महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं हो पाया और कैसे अब मोदी सरकार एक ऐतिहासिक माइलस्टोन बनाने जा रही है। पहले गृह मंत्री अमित शाह के तेवर वाली एक रील आपको दिखा देते हैं, जिससे आप अंदाजा हो जाएगा आपको कि आज अमित शाह कितनी तैयारी के साथ विपक्ष को चुन चुन कर जवाब देने आए थे। 40 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है, वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। फिर से सुनिए, मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। पहली बार महिला आरक्षण बिल नहीं आया, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया, तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें, और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा। और एक बार देखते हैं वोट डिवीजन के लिए जो प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है लोकसभा में। Eyes, nose, printed slips for recording their votes. Eyes slips are printed on one side in green, both in English and in Hindi, and nose in red on its reverse. On the slips, members may kindly record votes of their choice by signing and writing legibly their names, identity card number, constituency, state/union territory, and date. Members who desire to record abstention may ask for the abstention yellow color slip. Immediately after recording one's vote, each member should pass on the slip to the division officials, who will come to their seat to collect the same for handing over to the officers at the table. Members are requested to fill in only one slip for division. Members are also requested not to leave their seats till the slips are collected by the division officials. हिंदी में बोल दें। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि नियम 367 क के अंतर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा मत विभाजन किया जाएगा। लोकसभा कक्ष में बैठे सभी सदस्यों चलिए, तो मत विभाजन को लेकर पर्चियों की ये पूरी व्याख्या इस वक्त लोकसभा में बताई जा रही है कि किस पर्ची में सांसदों को क्या लिखना है, किस रंग की पर्ची होगी। वैसे आज संसद में अमित शाह और राहुल गांधी वाली जो जुबानी जंग थी आपको जरूर देखनी चाहिए। अमित शाह के बोलने से पहले राहुल गांधी ने ही महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी और इस बिल को अधूरा बताया। ओबीसी के लिए भी आरक्षण लागू करने की मांग की। इस पर अमित शाह ने पूछ लिया, जो मोदी सरकार अब करने जा रही है वो आज तक आप क्यों नहीं कर सके? There is one thing, in my view, that makes this bill incomplete. I would like to have seen OBC reservation included in this bill.
ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस ने इस देश में 5 दशक से ज्यादा शासन किया। 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जहां शौचालय नहीं था। गरीबी हटाओ के नारे दिए, मगर गरीबों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। और जब एक घर में एक शौचालय नहीं होता है तो मान्यवर सबसे ज्यादा तकलीफ युवा बेटी, बहन और मां को होती है। मान्यवर, शौचालय न होने की पीड़ा तो वही जान सकते हैं जिनके घर में युवा बेटी हो और शौचालय न हो। तो आज राहुल गांधी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर एक और दिलचस्प उन्होंने मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि जनगणना और परिसीमन का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए और महिला आरक्षण बिल आज ही लागू होना चाहिए। इस पर शाह ने उन्हें क्या जवाब दिया वो भी सुनिए, लेकिन उसके साथ हम आपको तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो सीधे लोकसभा से है। इस वक्त जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। पहली बार ये महिला आरक्षण बिल नहीं आ रहा है, पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया है। तो क्या हुआ वो 4 संविधान संशोधनों का? क्यों आज मोदी जी ने लेकर आना पड़ा? देवगौड़ा जी से लेकर मनमोहन सिंह जी तक, बीच में 2 बार अटल जी ने, 4 बार प्रयास हुए, क्यों नहीं हुआ? कौन कारण था? किसके कारण पास नहीं हुआ? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें? और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन हो गया, रिजर्व हो गया, तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। तो आपको एक बार सिर्फ बता दें कि लोकसभा में जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है, और चूंकि ये वोटिंग पर्चियों के जरिए है तो इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा नतीजे सामने आने में। लेकिन आज संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पर बहस के दौरान जो सवाल सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा था, आखिर महिला आरक्षण बिल कब लागू होगा और कैसे लागू होगा, अमित शाह ने इसका भी ब्लूप्रिंट आज संसद से देश को समझा दिया। चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिमिटेशन दोनों होंगे, और बहुत जल्द ये दिन आएगा कि सदन में 1/3 माताएं यहां बैठकर देश के भाग्य को तय करती होगी। डिलिमिटेशन कमीशन को पहले हम समझ लें। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण इकाई का कानूनी प्रावधान है, और वो अपॉइंटमेंट से होती है, मगर वो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होते हैं। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं। इसके अंदर चुनाव आयुक्त के एक प्रतिनिधि भी होते हैं, और भी 2-3 संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं जो चुनाव की प्रक्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। और इसके कानून के तहत सभी मान्य राजनीतिक दलों के एक सदस्य भी उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर होते हैं। और जैसा कि हम आपको बार बार बताते चल रहे हैं, देखिए आप लोकसभा की तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं जहां पर पर्चियों के जरिए मतदान हो रहा है और कुछ पर्चियां कलेक्ट की भी जा रही हैं। थोड़ा सा प्रक्रिया में इसमें वक्त लगेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि पुरानी संसद में जो व्यवस्था थी इलेक्ट्रॉनिक थी, लेकिन यहाँ पर पर्चियों के जरिए मतदान अभी फिलहाल शुरू किया गया है। इससे पहले कि हम अगर आज बात करें, संसद में महिला आरक्षण बिल पर ऐसी बहस हुई जिससे कई नई राजनीतिक चिंगारियां निकली। आज सबकी नजर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर थी, जिन्होंने बिल का समर्थन तो किया, साथ ही कहा कि इस बिल से उनके जीवन साथी राजीव गांधी का सपना भी पूरा होगा। लेकिन बीजेपी की ओर से जवाब आया, जो गोल मारता है गोली उसी के नाम दर्ज होती है। आज कई राजनीतिक दलों की महिला सांसदों ने SC,
एसटी और ओबीसी महिलाओं को भी अलग से आरक्षण देने की मांग की। तो बीजेपी ने पूछ लिया, आज तक इन लोगों का राजनीतिक फायदे के लिए लॉलीपॉप की तरह इस्तेमाल क्यों किया गया? विपक्ष के नेताओं ने इसे मोदी सरकार का चुनावी जुमला बताया। तो बीजेपी सांसदों की ओर से कहा गया कि महिला आरक्षण बिल पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के पेट में दर्द होने लगा है। विपक्ष की महिला सांसदों ने सवाल पूछा कि यह महिला आरक्षण आने वाले चुनाव में लागू होगा या नहीं। जवाब मिला, बिल पास कराने की हिम्मत सिर्फ मोदी जी में ही है। आज हमने इस बहस पर संसद के अंदर अपने विचार और तर्क रखने वाले कई महिला सांसदों के बयानों की एक विशेष रील भी तैयार की है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। पहली दफा स्थानीय निकायों में स्त्री की भागीदारी तय करने वाला संविधान संशोधन मेरे जीवन साथी राजीव गांधी जी ही लाए थे। उन्होंने लाए थे जो राज्यसभा में 7 वोटों से गिर गया था। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आपने नरेंद्र मोदी जी पर कई आक्षेप किए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें सिद्धि की बात करी थी सब, तो साधना से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है और असली साधना तभी होगी जब हम महिलाओं को उनका पूर्ण आरक्षण देंगे, जब हम ओबीसी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे, जब हम एससी एसटी महिलाओं को इसमें इंक्लूड करेंगे। 33% महिलाओं के आरक्षण के अंतर्गत एससी एसटी को जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। बड़ा दिल करके आप एसटी एससी ओबीसी लेट्स मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इट्स अ स्पेशल सेशन, लेट्स सेंड अ मैसेज टू दिस नेशन दैट वी आर कमिटेड टू एसटी एससी एंड ओबीसी। व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? एंड इफ दे हैव अ डिफरेंट व्यू, बीजेपी मस्ट क्लैरिफाई दैट स्टैंड। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए, ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? महिलाओं के किस्मत का ताला मोदी जी ने खोला कि ये जो बिल है ये महिलाओं का दिल है। We are equals, women are equals, we actually are better than men, I should say, in many respects, because we look after the home, the hearth and children. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। हम लोग इसको केवल कागज में रह गए हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने ये शक्ति को एकदम साबित कर दिया है, साकार कर दिया है। तो आज सुबह से लेकर अभी शाम तक लगभग 60 सांसदों ने इस बिल पर अपने पूरे विचार रखे, तर्क वितर्क हुए और इस बीच में कई ऐसे बयान भी निकल कर आए जिसमें संसद का तापमान बहुत तेज बढ़ गया। उसमें से कुछ आपको सुना देते हैं। कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई। समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह शेड्यूल कास्ट थे सर, यही यशवीर सिंह यहाँ पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी। मैंने कहा कि आप यहाँ की तानाशाह नहीं है, आप यहाँ की रानी नहीं है, इस बिल में आप मारपीट नहीं कर सकते हैं। महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। अमित शाह जी when he said why can't men, भाई भी कर सकता है जी, सही बात है। हर घर में ऐसे भाई नहीं होते जो बहन का सब अच्छा कल्याण देखते हैं। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। यही आपका चरित्र है। दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। हम भी लोगों की तरह जीने का हक मांगते हैं।
इसको बगावत का ऐलान न समझा जाए। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। वुमेन रेसलर्स जो इतने बड़े बड़े हमारे मेडल लेके आती हैं, महीनों से बैठी हुई हैं, लेकिन बाहुबली अभी तक इधर बैठे हैं। बट आई विल एंड बाय सेइंग कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करो। वोट No, you can't show the placards. महिला को उसका हक दो। मोहम्मद बशीर जी। जो हक देना है तो कोई बात होती है, नहीं तो जैसे से जुमलाबाजी है। तो महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो एक बार फिर से आपको लोकसभा का अपडेट हम दे देते हैं। इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चालू है और जो सांसद हैं वो अपनी अपनी पर्ची के जरिए अपना मत रख रहे हैं और थोड़ी देर बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि चूंकि ये संविधान संशोधन है, इसलिए इसमें जो नियम होता है उसके हिसाब से 2/3 बहुमत जो संसद में उपस्थित सदस्य हैं, सांसद हैं, उनका होना आवश्यक होता है। लेकिन इस सब के बीच में महिला आरक्षण पर बहस के बीच आज एक शब्द परिसीमन, जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 82 में है। ये अनुच्छेद कहता क्या है, ये भी आज आपको समझना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद क्या कहता है? संसद हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम उस पर लागू करती है। अधिनियम लागू होने के बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा परिसीमन आयोग निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है और इसी को कहा जा रहा है कि जब इस पूरे बिल को देखा जा रहा है तो 2026 में डिलिमिटेशन के बाद ही इसको सही तरीके से जब वो डिलिमिटेशन हो जाएगा तब इस पूरे बिल की वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी, जब तमाम जितनी लोकसभा की जो सीट्स हैं उनको सही तरीके से जो नए डिलिमिटेशन होगा उसके ज़रिए बनाया जाएगा, बताया जाएगा, तब कितनी सीटें किस राज्य में आती हैं और उसके बाद क्या व्यवस्था बनती है, उसके बाद तस्वीर सही तरीके से साफ हो पाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र की जो हम आपको बातें बता रहे हैं उसमें हमने आर्टिकल 82 की बात तो आपको बता दी, लेकिन महिलाओं के लिए किस सरकार में कितना बजट रखा गया उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। एक बार आपको बता देते हैं, लेकिन उस सब के बीच में हम अपडेट आपको करते चलें कि लोकसभा में इस वक्त वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और अब से कुछ देर बाद इस बिल को लेकर के जो नतीजा आना है वो सामने होगा। महिलाओं के लिए किस सरकार में कितना बजट आवंटन हुआ आपको हम अब ये भी जानकारी दे देते हैं। 2012-13 के बजट में मनमोहन सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए 18,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जो 2022-23 में नरेंद्र मोदी की सरकार में 24.4 हजार करोड़ रुपए हो गया। 2013-14 में मनमोहन सरकार ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के लिए लगभग 20,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो 2023-24 के बजट में नरेंद्र मोदी सरकार में बढ़कर 25.9 हजार करोड़ रुपए हो गया है। तो आज तमाम तरीके के तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष के बीच में इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के देखने सुनने को भी मिले। अमित शाह ने परिसीमन को लेकर क्या कहा, यह भी अब आपको सुनवा देते हैं। ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर, कोई पक्षापक्षी नहीं होनी चाहिए। और मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने आज सोशल मीडिया में भूमिका बनाना शुरू की है। हालांकि बहुत मुझे अच्छा लगा, सबको मैंने सुना है, सबने समर्थन करने का अपने भाषणों के अंदर वादा किया है, परंतु सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई,
फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महिला आरक्षण पर वोटिंग खत्म ही होने वाली है। किसी भी वक्त नतीजा सामने आ सकता है और चूंकि ये नई संसद है, इस वजह से पर्चियों के जरिए यहां पर मतदान कराया जा रहा है। थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, चूंकि इस प्रक्रिया में जब पर्चियों के जरिए मतदान होता है तो नतीजा आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुए भी वक्त हो चुका है और अंदाज़ा अगर हम कहें तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट लग सकते हैं और जिसके बाद में ये नतीजा हो सकता है कि सामने हो। लेकिन इस सब के बीच में महिलाओं के बिल का समर्थन कीजिए, ये बात अमित शाह की तरफ से की गई। जो तर्क उनके तरफ से रखे गए, कुछ अधूरा है तो हम उसे सुधार लेंगे, ये भी अमित शाह की तरफ से कहा गया। तो आज कई तरीके के वक्तव्य, कई तरीके के बयान इस पूरी चर्चा में देखने और सुनने को मिले। ये भी कहा गया कि हमारी संस्थाओं में ओबीसी की भागीदारी जो है वो कितनी है, ये बात राहुल गांधी की तरफ से कही गई और ये कह करके उन्होंने सरकार पर हमला भी किया। सरकार चलाने में 90 सचिवों की मुख्य भूमिका, ये बात राहुल गांधी की तरफ से रखी गई और 90 सचिवों में कितने ओबीसी से आते हैं, जो आंकड़ा दिया राहुल गांधी ने उसमें से उन्होंने कहा कि 90 में से सिर्फ 3 सचिव हैं जो ओबीसी से हैं। 3 ओबीसी सचिव देश के 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया जब उन्हें बीच में उन्होंने इंटरवीन किया था इस बहस में। और उसके बाद में फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कई बातों को बहुत स्पष्ट तौर पर इस बिल को लेकर के रखा। बहरहाल हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त लोकसभा से, जहां पर वोटिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी होने ही वाली है और कुछ देर में नतीजे आ जाएंगे और वोटों की गिनती अभी जारी है। ऐसा उम्मीद जाहिर की जा रही है कि कुछ वक्त लगेगा और उसके बाद में तस्वीर सामने होगी। लेकिन इस सब से अगर हटकर हम बात करें, उस बहस की तरफ आज हम जाएं जो आज दिन भर चली, उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा, आपको वो सुनवा देते हैं। 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I ask myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 70 सेक्रेटरी हैं, 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते। आप ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं, आप ओबीसी के अधिकार के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के बारे में नहीं सुनना चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं चाहते, ओबीसी के प्रति न्याय नहीं होना चाहिए। तो इसके तुरंत बाद में गृह मंत्री अमित शाह उठकर खड़े हुए और उन्होंने क्या कहा, यह भी आपको सुनवा देते हैं। मैं सभी दल के
सभी दल के सांसदों को एक विनती करना चाहता हूं, आपको लगता है इसमें कुछ अधूरा है तो कल सुधार लेंगे, मगर हम जो लेकर आए हैं वो महिलाओं के सम्मान की बात है। कृपया उसका समर्थन कीजिए। 4 बार इस संसद को, देश की माताओं को हमने निराश किया है। इस बार राजनीतिक पक्षापक्षी से ऊपर उठकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम सब ये विधेयक का समर्थन करें। और यश आपका भी है, हमारा भी है, छोटे से छोटे निर्दलीय सांसद का भी है। ये यश संसद का है, सदन का है। हम सब मिलकर इसको पारित करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है। और आपको बता दें कि वोटिंग में 3 पर्चियों का इस्तेमाल किया गया है। हरी पर्ची का मतलब महिला आरक्षण बिल का समर्थन है, लाल पर्ची का मतलब विरोध है और पीली पर्ची का मतलब अनुपस्थित है। मेरे सहयोगी इस वक्त अमोद राय मौजूद हैं इस पर और जानकारी देने के लिए। एक बार कुछ अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं आप कि कितनी देर में नतीजा आ सकता है? हालांकि नई संसद में पुरानी प्रक्रिया के तहत मतदान हो रहा है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए चूंकि मैनुअल काम हो रहा है, मैनुअल पर्चियों की गिनती होगी और इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं है, लिहाजा इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगले 20 से 25 मिनट में ये रिजल्ट आएगा सामने कि कितना पक्ष में पड़ा, कितना विपक्ष में पड़ा और कितने लोग अब्सटेन किए। चूँकि डिवीज़न के जरिए ही वोटिंग हो सकता है जब भी संवैधानिक संशोधन होता है, लिहाजा इसको वॉइस वोट से पारित नहीं किया जा सकता है, इसलिए पर्चियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चूँकि अभी नए संसद में डिवीज़न नंबर सबको नहीं बटा है और वहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो भी काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर रही है, इसलिए आज पर्चियों के जरिए मतदान कराया जा रहा है। और जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल निश्चित तौर पर तो उम्मीद ये है कि शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे। इस प्रकार है, हाँ 454 454, 454 ना 2। प्रस्ताव की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा सभा के उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? सर, 1 minute. Sir, I have given notice of amendments to clause 2, clause 3 and clause 4. Almost all the amendments are one and the same. So I may be given 1-2 minutes to just to elucidate what is the scope of my amendment. Sir, the amendment is in almost all the clauses as nearly as may be one. चलिए, तो ये ऐतिहासिक बिल पास हो गया है लोकसभा से। इसके पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। 33% महिला आरक्षण को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने वाला ये विधेयक है। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में इसको पेश किया जाएगा। और एक बार आपको वोटिंग का जो नतीजा आया है वो भी बता देते हैं। इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं। चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, इस वजह से इसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। मनीष, निश्चित तौर पर यहाँ पर तो जो दिखाई दिया उसमें हर कोई कह रहा था समर्थन कर रहे हैं। राज्यसभा में भी स्थिति यही होगी लगभग। बिल्कुल राहुल जी, राज्यसभा में भी यही स्थिति आपको दिखाई देगी। और देखिए, नए संसद भवन में पहला कानून पास होते हुए, पहला संविधान मनीष में आपको होते हुए सब कोई देख रहे हैं। और वो किस तरीके से हैं इस विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं, जबकि 2 लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया है। जी मनीष। बिल्कुल राहुल जी, और ऐसा लगता है कि वो 2 लोग जो कि इसके खिलाफ वोट दिए हैं, अभी अगर उसकी जानकारी मैं आधिकारिक तौर पर तो नहीं, लेकिन एक अनुमान के आधार पर कह सकता हूं कि वो ओवैसी और उनके पार्टी के जो दूसरे सांसद हैं उन्होंने दिया होगा। ऐसा उन्होंने पहले कहा भी था। हालांकि मैं ये आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कह पाऊंगा कि उन्होंने किसने दिया है, लेकिन जो 2 वोट विपक्ष में है वो संभावना है कि वो ओवैसी और उनकी पार्टी के एक सांसद ने ये वोट दिया होगा।
लेकिन अपने आप में एक बड़ा इतिहास बनते हुए हम सब देख रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि महिला आरक्षण विधेयक को जो कई दशकों से लंबित पड़ा हुआ था, जब इसे पारित करने की बारी आई और जो आप अभी आमोद जी के साथ चर्चा कर रहे थे इसके मतदान प्रक्रिया की, तो साधारण भाषा में कहूँ तो बैलेट पेपर के जरिए एक तरह से जैसे कहते हैं उसी तरीके से मतदान हुआ। हर एक सांसद को पर्ची दी गई, उसमें सांसद को अपना नाम लिखना था, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी थी, अपना स्टेट का नाम लिखना था और उसके बाद हाँ ना या फिर एब्सटेन का टिक लगाना था और उसी आधार पर सभी सांसदों ने अपने वोट दिए। फिर उनसे वो पर्ची कलेक्ट की गई और उसके बाद टेबल पर लाया गया, फिर उनकी गिनती हुई और इसीलिए लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगा, क्योंकि इस समय नए संसद भवन में जो डिवीजन वाइज जो सीट का अलोकेशन होता है वो नहीं हुआ था। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि तकनीकी भाषा में ईवीएम के तरीके से वो ये तो एक बार फिर से आपको बताएं कि महिला आरक्षण बिल के पक्ष में 454 वोट पड़े हैं और विरोध में 2 वोट पड़े, जैसे मनीष बता रहे हैं कि हो सकता है हम कह रहे हैं कि AIMIM की तरफ से हों, लेकिन अभी पूरे पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मनीष, जो तस्वीर लोकसभा में देखने को मिली वही तस्वीर लगभग राज्यसभा में होगी, या अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो उसमें कुछ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है? संभावना ये हो सकती है कि वो जो 2 वोट विपक्ष में पड़े थे शायद वो भी आपको ना दिखाई दे और सदन में यानी राज्यसभा में। 1 मिनट क्लियर कर देता हूं। लोबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन हो गया क्लियर? तो इस बिल के 2 खंड हैं, उसमें से एक खंड का जो हमने आपको नतीजा बताया वो रहा पक्ष में 454 और विरोध में 2। अब खंड 2 के लिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। मनीष, इसको भी थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, खंड 1 और खंड 2 में जो इस वोटिंग प्रक्रिया को बांटा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये विधेयक को जो संशोधन भी रखा गया है, NK प्रेमचंद्रन एक ऐसे सांसद, मुझे लगता है कि संविधान में उनका भी नाम एक नए इतिहास के तौर पर होगा। चाहे विधेयक कोई भी हो, उसमें एक संशोधन तो प्रेमचंद्रन जी का होता ही है। इस बार उनको बहुत सारे तमाम राजनीतिक दल के सांसदों ने उन्हें बताया था कि इसमें ज़रूरत नहीं है आपके संशोधन की, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं तो अपनी परंपरा का पालन करूंगा और उन्होंने अपना संशोधन जो है सो वो रखा था। और उस पर आप देखिए, ये भी एक भारतीय संसद की, भारतीय लोकतंत्र की गरिमा है कि केवल एक सांसद अगर कोई संशोधन अपने तरफ से प्रस्तावित करता है तो उस पर भी विचार होता है। अब इससे बड़ी संसदीय महत्ता और परंपरा क्या हो सकती है कि जहां पर 454 सदस्य ने हाँ के पक्ष में वोट डाला हो, वहां पर केवल एक सदस्य को लगता है कि इस विधेयक में थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए और वो अपना संशोधन रखता है। और कई बार तो हो सकता है कि उनके वोट के अलावा एक भी वोट नहीं उनको मिलेगा। ये जानते हुए भी उस परंपरा का पालन किया जाता है और उससे संसदीय परंपरा में संसदीय जो नियम पारित करने का इतिहास है उसमें रिकॉर्ड रखा जा सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रेमचंद्रन जी लगभग हर बिल के साथ ऐसा करते हैं और इस बार भी उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। हालांकि अच्छा होता कि इस बार वो सर्वसम्मति से, जैसे सभी सांसद कह रहे थे, वैसे ही अगर प्रेमचंद्रन जी भी करते। लेकिन इस वक्त देखिए कि प्रेमचंद्रन जी के उस संशोधन का जवाब स्वयं गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं कि आपका जो ये संशोधन है इसकी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, इसका तमाम जवाब दे रहे हैं। तो संसदीय परंपरा को देखने वाले करोड़ों लोग इस वक्त समझ रहे होंगे कि भारतीय संसद में कैसे एक महीन से महीन चीजों पर विचार करके महिला आरक्षण बिल को पास करते हुए एक नया इतिहास रखा जा रहा है। और इस वक्त जब अमित शाह ने उन्हें अपना जवाब दिया तो उससे वो संतुष्ट नजर आए और उन्होंने अमित शाह का धन्यवाद करते हुए कहा कि धन्यवाद, आपके जवाब से मैं संतुष्ट हूं। तो लेकिन चूंकि प्रक्रिया है तो अब उनके संशोधन पर भी वोटिंग होगी और उनके संशोधन पर वोटिंग होकर वो रिकॉर्ड भी जो है वो भी दर्ज किया जाएगा। तो एक बार फिर उस प्रक्रिया को हम देखते हुए आएंगे। तो इस तरह से दोनों संशोधन के बाद तब ये पूरी तरह से पारित माना जाएगा, तब उसकी गिनती होगी। और इस वक्त ओवैसी जी एक संशोधन लगता है लेकर आए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, संभावना है कि उन्होंने विपक्ष में वोट दिया हो तो अभी एक और संशोधन जो है वो ओवैसी जी की तरफ से मनीष ये माने कि उन्होंने हाथ उठाया है और उनके इसके मतलब ये हुआ कि अभी इसके बाद एक और खंड को लेकर के वोटिंग होगी।
जी हाँ, बिल्कुल राहुल जी, आपके सवाल का जवाब मैं ये कहूँ कि इस वक्त वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके संशोधन के पक्ष में जो पहला संशोधन था, उनके पक्ष में हाँ पर तो मैंने जैसे कहा आपको कि सिर्फ जो संशोधन लाने वाला है उन्हीं वही हाँ कह रहे थे। बाकी जो सदस्य हैं जिन्होंने विधेयक की सपोर्ट में बिल वोट दिया था, उन सबको ना बोलना था और सबने ध्वनि मत से जो है ना बोला, तो ध्वनि मत से उसे पारित किया जा रहा है। तो इस वक्त वो जो संशोधन है जो कि प्रस्तावित किया गया था वो गिर गया और इस तरीके से आप कहें तो ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है और अब ऐसा लग रहा है कि अब अध्यक्ष उनको ऑफिशियली ये ऐलान करने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। तो इस वक्त देखिए वो प्रक्रिया चल रही है, संशोधन वाली प्रक्रिया चल रही है और उसमें वो बता रहे हैं कि कौन कौन से सदस्य जी। तो मनीष, 2 संशोधन आप बता रहे हैं, इसमें इस विधेयक को लेकर के 2 संशोधन रखे गए थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एनके प्रेमचंद्रन और ओवैसी इन दोनों ने अपना अपना संशोधन यहाँ पर रखा था और उनके संशोधन को आप जैसा कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ उन्हीं का वोट उनको मिलने वाला है, इसके अलावा कोई और वोट उनके संशोधन पर नहीं आने वाला है। तो आप समझ लीजिए कि 99% से ज़्यादा जो है वोट उन संशोधन के अगेंस्ट में होगा। लेकिन यही संसदीय परंपरा है कि अगर कोई बिल पारित हो रहा हो और अगर कोई संसद सदस्य को ये लगता है कि अब देखिए इस समय लोकसभा अध्यक्ष मतदान की एक बार फिर से बातें कर रहे हैं संशोधन को लेकर और वो सब प्रक्रिया बता रहे हैं। तो ये संसदीय परंपरा का एक अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है कि जिस विधेयक को पारित करने के लिए 454 सदस्य ने हाँ के पक्ष में वोट दिया हो, समर्थन के पक्ष में वोट दिया हो, वहां सिर्फ एक सदस्य अगर कोई नया संशोधन लेकर आता है तो उनकी बात सुनी गई और उस पर फिर वोटिंग की जा रही है। तो इस तरीके से महिला आरक्षण बिल को जब पास करने की प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। तो मनीष, वैसे ये भी सच है कि संसद में बहुत कम ही ऐसे बिल होते हैं जहां इतनी बड़ी संख्या में एक साथ में सदस्य सहमत हों और इतनी बड़ी संख्या में उसके पक्ष में वोट डालें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, 75 साल के इतिहास में मुझे लगता है कि संविधान पारित होने के बाद शायद ही गिने चुने ऐसे मौके हों जहां पर कि 454, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है 454, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। जो संविधान संशोधन का नियम है उसके मुताबिक जो कुल सदस्य का है 50% और जो मौजूदा सदस्य हैं, यानी कि जो वर्तमान सदस्य हैं, उनके 2/3 संसद सदस्य पारित करें। लेकिन यहाँ 454 का आंकड़ा अपने आप में एक इतिहास है। इतिहास इस रूप में कि भारतीय संसद के सभी सदस्य किस तरीके से पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही इस संसद में अभी 33% महिला आरक्षण का बिल अब तक पारित नहीं हुआ था, लेकिन पूरा संसद एक मत है, सर्वसम्मत है कि महिलाओं को उनके हक के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में जगह मिलनी चाहिए और उसके लिए इतिहास बनाते हुए इतने भारी संख्या में संसद सदस्य वोट डाल रहे। 454 का आंकड़ा आप सोचिए, अपने आप में एक बड़ा इतिहास है, एक बड़ा, और निश्चित तौर पर वो इतिहास दर्ज हो रहा है आज के दिन जब हम और आप बात कर रहे हैं। और उस वक्त जब हम खुद नई संसद के सामने खड़े होकर ये बता रहे हैं आपको, संसद भवन के भीतर लोकसभा में एक नया इतिहास इस रूप में दर्ज किया जा रहा है कि पहली बात तो महिला आरक्षण विधेयक पारित हो रहा है और दूसरी बात न सिर्फ पारित हो रहा है बल्कि इतिहास रचते हुए पारित हो रहा है जब 454 सदस्य इसके पक्ष में वोट दे रहे हैं। और इसके साथ अगर एक सदस्य ने भी अगर ना की बात कही है तो उनकी बात को कंसीडर करके और उस प्रक्रिया का पालन करते हुए और उसे आखिरी मुहर लगने के लिए बस चंद पलों का इंतजार है जब आधिकारिक तौर पर महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा से पूर्ण तौर पर पारित माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आमोद, जिस तरीके से आज सुबह से हमने विपक्ष के नेताओं के हमले भी देखे हैं, हमने उनके तर्क वितर्क भी देखे, लेकिन बाद में जब अमित शाह ने उनका जवाब दिया, गृह मंत्री ने, तो कम से कम कह सकते हैं कि कुछ तस्वीर साफ हो पाई। लेकिन मनीष, एक चीज़ जो मैं आपसे बार बार पूछना चाह रहा हूं वो ये कि क्या राज्यसभा में भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर रहेगी या फिर आज जो गृह मंत्री ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया उसके बाद विपक्ष के पास में उतने सवाल नहीं होंगे? बिल्कुल। देखिए, अगर आपके सवाल का मैं एक अंदाजा से जवाब दूं, अंदाजा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं ये मानकर चलूं कि सिर्फ ओवैसी और उनके साथी जो सांसद हैं केवल उन्होंने ही विपक्ष में वोट दिया है, तो चूंकि राज्यसभा में वो है नहीं, तो वैसी स्थिति में राज्यसभा में जितने भी संसद सदस्य होंगे उन सब का वोट इस विधेयक के समर्थन में पड़ेगा। और वैसी स्थिति में वो जो 2 वोट है जो कि
आज लोकसभा में विपक्ष में पड़ा था वो नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा से और बेहतर स्थिति आपको राज्यसभा में देखने को मिल सकती है, जहां पर कोई भी सांसद महिलाओं को 33% भागीदारी देने के खिलाफ वोट नहीं देगा। अब अगर मैं सही हूं और अगर ओवैसी जी और उनके पार्टी के सांसद ने महिला आरक्षण के खिलाफ वोट दिया है तो उनके पास उनकी अपनी जो भी दलीलें हैं वो दुनिया की आधी आबादी को जस्टिफाई करते हुए दिखेंगे। आने वाले साल में, आने वाले राजनीतिक कैरियर में वो बताते रहेंगे कि जब इतिहास लिखा जा रहा था, जब दुनिया की आधी आबादी को, देश की आधी आबादी को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जगह देने की बात आ रही थी, तो जिस भी कारण से आपने अगर वोट खिलाफ दिया तो वो क्यों दिया? क्योंकि संसदीय परंपरा में हमेशा इसमें ओवैसी जो अपनी राजनीति करते हैं वहां तो वो समझाने में सफल रहेंगे कि देखिए चूंकि अल्पसंख्यकों का इसमें जिक्र नहीं था इसलिए मैंने इसका विरोध किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जवाब दिया कि ये बात कहना कि महिलाओं के आरक्षण बिल में मुस्लिम के लिए क्यों नहीं आरक्षण है या पिछड़ों के लिए क्यों नहीं आरक्षण है, तो इसका बहुत खूबसूरती से उन्होंने उसका जवाब दिया कि संसद में 3 कैटेगरी के लोग आते हैं, एक जनरल कैटेगरी के, एक एससी कैटेगरी के और एक एसटी कैटेगरी के। तो आज की तारीख में महिला आरक्षण विधेयक में इन्हीं 3 कैटेगरी के लिए में से 33% को जगह दी जा सकती है। लेकिन साथ ही उन्होंने इशारा किया कि भविष्य की सरकारों को अगर लगता है कि इसमें भी अगर इसमें संशोधन की जरूरत है तो आने वाले समय में, यानी चाहे वो 2029 में हो या उसके बाद हो के चुनाव में हो, वहां पर वो ऐसा करने के लिए सोच सकती है। और दूसरी और सबसे अहम बात, उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन ये बिल लाया गया था, अभी श्री गणेश तो करिए, आगे आपकी जो भी शिकायतें होंगी भविष्य की सरकारें उसको सही करेंगी। तो मुझे लगता है वो एक अच्छा जवाब था ओवैसी या किसी ऐसे राजनीतिक दल के लिए जिनके मन में विरोध था, जिन्होंने कहा केवल औपचारिकता के लिए विरोध करते हुए आप इतिहास बनते समय सिर्फ अपना नाम, जैसे मैंने आपको प्रेमचंद्रन जी का हवाला दिया, प्रेमचंद्रन जी को पता है कि उनके अलावा उनको कोई एक और वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वो सिर्फ अपने नाम के खातिर। तो केवल पॉलिटिकल पार्टी अगर सिर्फ नाम के लिए पॉलिटिकल विरोध दर्ज करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना भारत में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। एक ऐसा देश जो आज़ाद होते समय ही जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया, तब जबकि तमाम विकसित देशों को आप देख लीजिए, उन्होंने भारत को आज़ाद होने के या जब हमने महिलाओं को वोटिंग अधिकार दिया उसके 20 साल 25 साल बाद वोटिंग का अधिकार दिया था। और तब आज जब ये संसद एक बार फिर से महिलाओं को 33% भागीदारी की बात कर रही है, तो उस वक्त तमाम राजनीतिक दल को भविष्य में यह जवाब देना होगा कि वो उस वक्त उनके खिलाफ क्यों थे। तो मुझे लगता है कि अगर ओवैसी जी इसके खिलाफ हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चूंकि आज जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो पर्ची के जरिए दी गई है, तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन अभी तक जो ओवैसी जी के बयान है या लोकसभा में मौजूद होकर जो उनका रिएक्शन है, उससे मैं एक अंदाजा लगा रहा हूं और मुझे लगता है मैं बहुत सटीक अंदाजा लगा भी पा रहा हूं। आऊंगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि इतिहास जब लिखा जा रहा है तो उस वक्त में ओवैसी ने अपनी एक अलग लाइन बनाई है और हो सकता है कि उनको हमेशा इसके लिए याद रखा जाए। हालांकि अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि वो 2 लोग जो हैं वो विरोध करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन इस सब के बीच महिला आरक्षण कब लागू होगा इसकी तस्वीर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दी है। लोकसभा में थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि 2029 के बाद ये लागू होगा महिला आरक्षण बिल, परिसीमन आयोग महिला आरक्षित सीट को तय करेगा। अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। समर्थन कर दो, गारंटी हो गई, फिर जो सरकार आएगी उसमें जो बदलाव करेगी वो भी होगा। एक बार श्री गणेश तो करो, गणेश चतुर्थी के दिन ये संविधान संशोधन विधेयक आया। मनीष, ये एक बड़ा सवाल है जो सुबह से विपक्ष लगातार सरकार से पूछ रहा है कि क्या 2029 में ये हो पाएगा? 2024 तो छोड़ दीजिए, जो जिस तरीके की प्रक्रिया देखने को मिल रही है डिलिमिटेशन 2026 में। पहले एक बार चलते हैं लोकसभा सीधे। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। हाँ 454, 454, 454, ना 2। प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। अब खंड 2 विधेयक का अंग बना।
श्री आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करेंगे? श्री N.K. प्रेमचंदन, क्या आप संशोधन संख्या 9, 10, 11 और 12 प्रस्तुत करेंगे? Not moving, not moving. प्रोफेसर स्वागत राय, नहीं है सर। एम आरिफ, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करेंगे? नॉट मूविंग। श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करेंगे? Yes, sir. Sir, I'm moving the amendment and I request you to for division, sir, because this is very important for seat. प्रश्न है कि संशोधन संख्या 38 स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य के विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 38 अस्वीकृत हुआ। श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, क्या आप संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। I.B. ईडन जी, क्या आप संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो नो। सर एक सेकंड के लिए सर, इट्स अ वेरी गुड सजेशन बाय 1/10 ऑफ द टोटल नंबर। लाबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 3 को सभा के मतदान के रखता हूं। प्रश्न ये, खंड 3 विधेयकांग बने। अब मत विभाजन। खंड 3 को लेकर के मत विभाजन अब शुरू हो चुका है। मनीष, अभी वक्त लगेगा जिस हिसाब से अभी चल रहा है। देखिए, ओवैसी ही सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संशोधन जो अपना था उसको सदन के पटल पर रखा और उस पर वोटिंग भी करवाई। जी हाँ, बिल्कुल राहुल जी। और आपने देखा जब N.K. प्रेमचंद्रन से, जो कि हमेशा किसी न किसी संशोधन के साथ ही हर विधेयक में आते थे, उन्हें भी एहसास हुआ कि आज इतिहास लिखा जा रहा है और आज जब आधी दुनिया को हक देने की बारी है तो उस वक्त उन्होंने आखिरी मोमेंट पर यह फैसला किया और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को सूचित किया कि वो कोई संशोधन मूव नहीं करेंगे। लेकिन ओवैसी जी ने कहा कि हम संशोधन मूव करेंगे और उन्होंने डिवीजन की मांग कर ली, जिसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो अंदाजा मैं अब तक आपको दे रहा था कि ओवैसी जी और उनके साथी सांसद इम्तियाज अहमद, यही दो ऐसे संसद सदस्य हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल पर जो है सो विपक्ष में वो वोट डाला होगा या ना में वोट डाला होगा। तकरीबन ऐसा ही होता दिख रहा है। तो एक समय जब भारत एक नया इतिहास लिख रहा है, एक समय जब संसद दुनिया की आधी आबादी को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अपना प्रतिनिधित्व देने जा रही है, उस वक्त AIMM के नेता मोहम्मद ओवैसी और इम्तियाज अहमद ने यह तय किया कि वो इस आरक्षण बिल के विरोध में वोट डालेंगे और इसलिए 454 सदस्य इस बिल के पक्ष में उन्होंने वोट दिया और 2 सदस्य जो संभावित है कि ओवैसी साहब और इम्तियाज अहमद, ये 2 उस बिल के विरोध में वोट दे रहे हैं। और आपने सही कहा, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि यही बिल के पारित करने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि सबसे एक बहुत, अगर मैं कहूं तो दिलचस्प बात थी जो कानून मंत्री कह रहे थे, हमें हर तकनीकी पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करके इस बिल को पारित कराना है, क्योंकि उन्हें यह भी अंदेशा है कि कहीं कोई अगर सुप्रीम कोर्ट चले गया PIL लेके, तो किसी भी तकनीकी वजह से इस आरक्षण का फायदा महिलाओं को देने से वंचित न रह जाए। तकनीकी सवाल तो आपसे समझ रहे हैं कि पूछूंगा। सरकार हर उस प्रोसीजर, एक तकनीकी सवाल और एक राजनीतिक सवाल। तकनीकी ये कि खंड 3 अभी चल रहा है जिसको लेकर वोटिंग है, कुछ ये कि कितने खंड है जिसको लेकर के वोटिंग होगी? राहुल जी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने खंड हैं जिस पर वोटिंग होगी और कितने खंड को वोट करने में कंसीडर किया जाएगा। बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, क्योंकि वो एक एक करके प्रक्रिया सामने आ रही है तो उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन राजनीतिक सवाल आपसे ये कि इतिहास लिखा जाएगा तो ये तो कहा जाएगा कि ओवैसी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन ओवैसी भी जब सड़क पर निकलेंगे तो लोगों को बताएंगे कि अल्पसंख्यकों की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां चुप थी, अकेला मैं था जिन्होंने उनके समर्थन में इस बिल के विरोध में खड़े होकर के आवाज दी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय ओवैसी साहब को लोग ये भी कहेंगे कि क्या महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं,
क्या अल्पसंख्यकों की राजनीति करते समय आप मुस्लिम महिलाओं का ध्यान नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर ये 33% आरक्षण का बिल पास होता है तो वैसी स्थिति में इस हर एक सीट पर अगर आप SC ST वाली कैटेगरी को छोड़ दें तो बाकी तमाम सीट पर मुस्लिम महिलाओं को भी खड़े होने का अधिकार है। और वैसी स्थिति में अगर चाहें तो अपनी, चूंकि उनके पास 2 ही सांसद है, तो मान लीजिए बाकी तमाम सीटों पर वो मुस्लिम महिलाओं को टिकट देकर ये कह सकते थे कि मेरी पार्टी जो है वो 98 सीट जो है 98% सीट हम महिलाओं को ही दे रहे हैं। ये भी एक जवाब हो सकता था जो शायद ओवैसी साहब ने नहीं तय किया। उन्होंने इस समय जब किया तो हो सकता है कि लोग यही कहेंगे कि जब आप अल्पसंख्यक राजनीति करते हैं तो सिर्फ आप अल्पसंख्यक पुरुषों की बात करते हैं। जब जब महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, जब जब मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है, तब आप बहुत सारी ऐसी दलीलें लेकर आते हैं जो अव्यावहारिक सी प्रतीत होती है। मसलन मैं अगर आपको कहूं कि तमाम राजनीतिक दलों ने यह सवाल उठाया कि यह महिला आरक्षण का फायदा 2024 के चुनाव में ना हो, क्यों नहीं हो रहा है? तो उसका जवाब गृह मंत्री ने दिया कि 2024 के चुनाव में यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है। और उन्होंने राजनीतिक तौर पर जवाब दिया कि सोचिए अगर फैसला सरकार को करना हो और वायनाड की सीट महिला आरक्षण में चली जाए, यानी वो सीट जहां से राहुल गांधी जीत कर आते हैं, तो विपक्ष तो यही कहेगा कि देखो राहुल गांधी की सीट ले ली और वो महिलाओं को दे दी गई। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये काम हम डिलिमिटेशन आयोग को देंगे। और डिलिमिटेशन आयोग जिसकी अध्यक्षता स्वयं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, चुनाव आयोग की टीम उसमें होती है, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उसमें होते हैं। जब वो फैसला करेगी तो उन्हें एक बार पूरे देश में एक एक सीट पर गौर करना पड़ेगा कि किन किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए। मनीष, एक टेक्निकल सवाल आपसे और मैं जानना चाहूंगा कि ये तो सही है कि राज्यसभा में इस बिल को रखा जाएगा, वहां से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा, वहां से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद और डिलिमिटेशन का जो वक्त है 2026, उसके बीच में कुछ प्रक्रिया है या फिर 26 तक इंतजार करना ही करना होगा? देखिए, चूंकि संविधान संशोधन है तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बाद फिर राज्य की विधानसभाओं में भी इसे पारित करना पड़ेगा। और उसके बाद डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद मुझे लगता है कि जो सबसे पहला चुनाव होते हुए आप देखते हैं, अगर 2026 तक ये कर रहे तो संसद के तौर पर 2029 का चुनाव आप कह लें, या फिर हो सकता है जी मनीष, लेकिन शायद इसमें यह भी है कि विधानसभाओं तक ना जाना पड़े इसमें, लेकिन इस सब के बीच में बहुत सारे तकनीकी पेच हैं, अभी तकनीकी पहलू हैं इसके अंदर जो धीरे धीरे साफ होंगे।